जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। इस दफ़ा मैं कुछ वीडियोस अक्सात में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसमें पिछले साल मैंने रोही चोलिस्तान की 7 रोज़ा जो सियाहत की थी हाइकिंग की सूरत में, और मैंने सहरा के शहर को महसूस किया, उन्हें मैंने अपने अल्फाज में पेश किया था, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसकी पहली मंजिल जो थी मेरे कोटला घर से किला दिरावर तक। पिछले साल रोही चोलिस्तान का तवील, यादगार और इंतहाई खुशगवार सफ़र करने का इत्फाक नसीब हुआ। इस दौरान रोही की तारीख, तहजीब व तमद्दुन और तर्ज माशरत को मजीद समझने का मौका मिला। इस पुरखार, रेगजार मगर दिल के गुल गुलजार को इस दफ़ा फिर से देखने की तजवीज़, तरगीब और तहरीक हमेशा की तरह इस बार भी भाई हबीब तरीन और अजीज़ी शहद मजीद मलिक की तरफ से थी। जैसे वो कह रहे हों, आ रूही जुलूं सजन प्यारा वे, जुल देखूं रूही दा नज़ारा वे। ये शरीफ, मुखलिस और खुशगुमान लोग समझते हैं कि मेरी मायत और सोहबत में सफ़र अच्छा गुजरता है, बस उनकी मेहरबानी है, वरना मन आनम के मन दानम कि मैं जो कुछ हूँ मुझे पता है। दोनों मुतज़क्किरा मुहिब्बीन और मुखलिसीन ने बताया कि पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के ज़ेर इंतमाम 7 रोज़ा नवी डेजर्ट हाइक हो रही है। यानी सहरा में जो पैदल चलते हैं उसे डेजर्ट हाइक कहते हैं। आप उसमें लाजमन शरीक हों। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया कि बॉय स्काउट्स में मुझ जैसे उम्र रसीदा बंदे का क्या काम। फिर रेत में रोज़ाना 15-20 किलोमीटर पैदल चलना, शदीद और गैर मामूली सर्दी, और वो भी खुले सहरा में, क्योंकि ये प्रोग्राम था जनवरी में, और आपको पता है कि पिछले साल की जो जनवरी की सर्दी थी वो गैर मामूली सर्दी थी। तो भूख प्यास की इस्तारे, रोही में खुराक, सहूलियात और दीगर ज़रूरियात की फराहमी वगैरह वगैरह। अनजाने मुहिम से खतरात और खुद साख्ता खदशात में घिरे होने के बावजूद मैंने उनके लाड और मान भरे मतालबे के सामने नीम रजामंदी ज़हर कर दी कि फ़िलहाल यही बेहतरीन ऑप्शन है कि ना इनकार करूँ ना इकरार करूँ। लेकिन जब महकमा तालीम की तरफ से मुझे सरकारी तौर पर पाबंद किया गया तो मेरी हालत दीदनी थी। खुद को तसल्लियाँ देना शुरू कर दी कि बच्चे और बूढ़े में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि बचपन और बचपन में आते एक जैसी हो सकती हैं। ज़िंदगी की ख़त्म होती हुई मोहलतों, सांसों और सातों का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं गो मगो की कैफियत में था कि शहद मलिक का फ़ोन आया कि मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, आप अपना सामान तैयार कर लीजिए। अब इनकार और फरार का इम्कान ख़त्म करते हुए मैंने बेटे शहरियार और भतीजे काशिफ को फौरी तौर पर साथ चलने की हिदायत की, और यूं हम अहमदपुर शर्का में मुकर्रर करदा मकाम पर पहुंच इस स्कूल में आज हम लोग रुके तो वहां पहुंचे तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ गोशों से नौजवान बच्चे पहुंच रहे थे। दिल में सोचा कि हम मकामी अफराद हिचकिचा रहे हैं और ये बहादुर लोग शिद्दत मौसम के बावजूद इंतहाई दूर दराज सफ़र तय करके यहाँ आ गए हैं। मैंने उन नौजवानों के जज्बे और हौसले देखकर अपने अंदर तवानाई महसूस की। बहावलपुर के महकमा तालीम के नामजद करदा मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा को देखकर खुशी और इत्मीनान मिला। इफ्तिताही तकरीब में अपने देरीना दोस्त नेक अख्तर जवेद साहब, जो आजकल स्काउट्स नेशनल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में डायरेक्टर के ओहदे पर फैज़ हैं, और बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अब्दुल सत्तार साहब से मिलकर बड़ी खुशी हुई। खैर, वहीं काफ़ी वक्त गुजरा। फिर दोपहर का खाना खाने के बाद गाड़ी में सवार होकर हम चौक अब्बासिया पहुँचे तो पता चला कि नामसायद मौसमी हालात, सड़कों की बंदिश, धुंध और कोहर की वजह से कुछ लोग अभी तक महवे सफ़र हैं। उनकी खातिर इंतज़ार कर लिया जाए। इंतज़ार की इन घड़ियों में नौजवान बच्चों के कहे कहे ठट्ठे मखौल सुनकर मैं सोच रहा था कि अगर स्काउट्स की जगह कोई आम लोग होते तो हमारी कौम की नफ्सियात के मुताबिक शिकवे गिले से गालम गलोच और झगड़े तक नौबत चली आती,
کیونکہ صبر اور برداشت میں حاصل قوم ہم میں ختم ہو گیا ہے۔ گھنٹہ ڈیڑھ کے بعد زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے نوجوان آن پہنچے۔ منزل کی طرف گامزن باقی لوگوں سے حبیب بھائی نے معذرت کی اور ہم عازم دراور ہو گئے، یعنی قلعہ دراور کی طرف ہم سفر شروع کرنے لگے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہائیک لیڈرز منظور شاہ صاحب اور سید متین نقوی صاحب سے ہماری سنجیدہ باتیں ہوتی رہیں اور بس کی پچھلی سیٹوں سے بچوں کے زندگی بھرے زندگی بخشنے والے کہے کہے گونجتے رہے۔ رات گئے ہم دراور ریسٹ ہاؤس پہنچے اور وہیں قیام کرنے کا فیصلہ ہوا تو میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھا کہ کھلے آسمان تلے سرد صحرا میں کم از کم ایک رات گزارنے سے بچ گئے ہیں۔ گھر سے دراور تک کا ٹھنڈا یخ اور طویل سفر طے کرنے کے بعد ریسٹ ہاؤس کے کمروں نے جسم میں حرارت اور تراوت پیدا کر دی تھی، لیکن دل و دماغ پر اگلے سفر سے متعلق خیالات و خدشات کا غلبہ رہا۔ اب میں اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یعنی صحرا کے شہر کا، جہاں میں نے روہی کی 7 روزہ سیاحت کی۔ اب اس کا عنوان ہے دراور فورٹ سے نوازے والی چیک پوسٹ۔ یہ اتوار 21 جنوری کا دن تھا۔ اتوار کی صبح ہم سب لوگ گھر میں عموماً بہت دیر تک سوئے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ اتوار گھر میں نہیں بلکہ قلعہ دراور کے ریسٹ ہاؤس میں تھا، لہٰذا صبح سویرے بستر چھوڑنا پڑا۔ ٹھنڈ اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے منہ ہاتھ دھونے کی بجائے منہ پر گیلے ہاتھ پھیرنے پر اکتفا کرنا پڑا۔ ناشتہ کیا، اسکاؤٹ اسمبلی ہوئی۔ مجھے اپنا آپ وہاں عجیب سا لگ رہا تھا کہ ان نوجوانوں میں میرا کیا کام تھا، شاید مجھ سے یہاں آنے کی غلطی ہو گئی ہے۔ پھر سکاؤٹس گروپ تشکیل پائے تو ہائیک لیڈر محترم منظور شاہ صاحب نے مجھے اپنے بیٹے اور بھتیجے سے جدا کر دیا اور مجھے بیگانوں اجنبیوں میں شامل کر دیا۔ یہ بیگانے، اجنبی یا جدا انورٹڈ کاماز میں سمجھے جائیں۔ منظور شاہ صاحب نے اپنے مخصوص دھیمے متاثر کن لہجے اور بھاری آواز میں سکاؤٹنگ اور ہائیکنگ کی اہمیت اور پیش آمدہ مراحل کے بارے میں ہدایات سے روشناس کرایا۔ ٹریکٹر ٹرالی میں سامان رکھنے کے بعد کچھ ممبران اس میں سوار ہوئے تو کچھ ممبران پانی کے ٹینکر یعنی بوزر کی چھت پر بیٹھے کہ اب ہماری منزل 80 کلومیٹر دور نوازے والی چیک پوسٹ یعنی 0 پوائنٹ تھی۔ میں نے ٹرالی میں بیٹھنا مناسب سمجھا کہ ادھر شہد مجید، یوسف صاحب، سمی بلوچ، میرے بچے اور کچھ شناسہ ٹیچرز ہمراہ تھے۔ کھلی سواری، جسم کو چیرتی تیز رفتار سرد ہوا کی لہریں، پیروں کے نیچے سے اڑتی ہوئی گرد، لیکن اب میں ذہنی طور پر روہی کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ روہی جو روح والوں کی سرزمین ہے، مادیات سے ماورا، جو ہمیشہ درویشوں اور قلندروں کو اپنی طرف ملتفت کرتی ہے۔ روہی میں فطرت اپنے اصل رنگ میں جھلکتی اور چھلکتی ہے۔ روہی میں سکون اور سکوت ہے جو انسانوں سے بھرے جنگل نما شہروں میں اب مفقود ہو چکا ہے۔ میں صحرا اور صوفیوں کے تعلق کے بارے میں سوچتا چلا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ روہی کی رنائیوں، رنگینیوں اور رونقوں کو دیکھتا جا رہا تھا۔ کہیں تاحد نگاہ خالی نسبتاً ہموار میدان، کہیں اونچے نیچے راستے، گاہے بگاہے گندم کے سبز مخملی قالین جیسے ٹکڑے اور سرسوں کے زرد رنگ کے کھیتوں کی بہاریں سامنے آ جاتی۔ دراصل دراور سے کچھ آگے تک بھی روہی کو زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیے جانے کا عمل تیزی سے جاری ہے، لیکن زور، دھونس، دھوکے اور دھاندلی سے روہی کے وسیع قطعات پر ناجائز قبضے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ روہی کی زمین پر صدیوں سے بسے روہی کے زمین ذات بیٹوں کا حق فیک ہوتا، الٹا انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے وسائل پر قابض طاقتور اور بے رحم مافیا کی دست برد سے روہی بھی اب محفوظ نہیں رہی۔ سڑکوں پر لگے بورڈز اور بڑے بڑے قلعے نما حویلیاں سب حال احوال آشکار کر دیتی ہیں اور روہیلے ان سب چیزوں کو بے بسی اور بے چارگی سے دیکھتے روز جیتے اور جی ہی جی میں کتنی بار مرتے ہیں۔ بے خانماں
रूहेले अपनी धरती पर बेगाने बनाए जा रहे हैं। मैं यही सोचता जा रहा था कि हम सब ने देखा कि गिद्ध और गीदड़ मिलकर एक मुर्दा गाय का गोश्त और हड्डियां खा रहे थे। ना जाने वो गाय मुझे रोही, वो गिद्ध और गीदड़ क्यों मुझे नाजायज काबजीन लगे। वो गाय तो मर चुकी थी, लेकिन रोही के कदीम बासियों को जिंदा भंभोड़ा, चिचोड़ा और नचोड़ा जा रहा है। रास्ते में एक ऊंटनी को अपने नवज़ैदा बच्चे को दूध पिलाते देखा। शहद ने वहां ट्राली रोकी तो ऊंटनी का बच्चा सहम कर माँ के सीने के मजीद करीब हो गया। मैं कुदरत के निज़ाम पर सोचता रहा कि खुदा ने अपनी कायनात को जारी और सारी रखने के लिए ममता का जज्बा कैसे रखा है। वो दोनों हमें बार बार देखते रहे और मेहमान बच्चे बिलखसूस उनकी तस्वीरें लेते रहे। घर से रूही की तरफ रवाना होते हुए तो मैंने सोचा था कि कई हफ्तों से गैब सूरज देवता के दर्शन रूही में ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन इधर भी सूरज सर्दी से सहमा हुआ और गैब था। मैंने दिल ही दिल में सूरज को मुखातिब करते हुए कहा कि तू हरारत, रोशनी और तवानाई का मंबा और सरचश्मा है, हर शय में ज़िंदगी भर देता है। सारी दुनिया में तो से ज़िंदगी और नरंगी है। सहरा में तेरा जादू सर चढ़ कर बोलता है। पाकिस्तान के तमाम गोशों यानी गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब से आने वाले लोग क्या कहेंगे कि सहरा का सूरज भी सर्दी से डरता है। इस तरह की बहुत सी ख्याली बातें मैंने सूरज से की तो सूरज को तौ आ गया और वो ऐसा ऐसा नमूदार होने लगा। मैं दिल ही दिल में खुश हुआ कि सूरज को उकसाने की मेरी तरगीब काम दिखा रही है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सूरज ठिठरता कांपता फिर गायब हो गया। लेकिन हम सब ने बिला मुबालगा कई हफ्तों के बाद सूरज को देखा तो तसल्ली और तवानाई महसूस की कि सूरज मुस्तकिल तौर पर नकल मकानी नहीं कर गया, बल्कि सर्दी से हमारी तरह डरा हुआ है। आखिर निकल आएगा, जैसे हम सब घरों से निकल कर रोही आ गए हैं। काफ़ी देर रोही के रेतले ऊंचे नीचे नाहमवार रास्तों से गुजरने के बाद हम पुख्ता सड़क पर जा पहुँचे। ये सड़क अबू ज़हबी के सुल्तान ने बनवाई है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने चौलिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इन्हें शायद लीज पर दिया हुआ है, जहां वो अरब हुक्मरान अपनी बादिया नशीनी की रिवायात के मुताबिक शिकार करने आते हैं। रोही के वसी और अरीज सहरा में उन्होंने अपना चांदना एयरपोर्ट और खूबसूरत रिहायशी महल बनवाया हुआ है। इन सड़कों और पानी की सहूलियत से हमारे सहरा नशीन भी फैज़याब होते हैं। एक आध दिन पहले वो अरब शहजादे वापस चले गए थे और सड़क के किनारे लगी खारदार तारें और दीगर सामान वक्फे वक्फे पर सैकड़ों पाकिस्तानी मजदूर इकट्ठा कर रहे थे। मैं एक एटमी ताकत, वसैल से माला माल, वसी रकबे और 25 करोड़ की आबादी का हामिल अपने पाकिस्तान और एक छोटी सी रियासत अबू ज़हबी का दिल ही दिल में मुआजना करता रहा और दिल महसूस कर रह जाता। वाकई गयूर इंसान और ज़हीन हुक्मरान ही किसी रियासत का सबसे कीमती सरमाया होते हैं। यहाँ तीतर, तिलोर और हिरन वगैरह का शिकार फ़कत अरब शहजादों के लिए है, लिहाजा ये सब वहाँ नज़र आ जाते हैं। बिलखसूस तीतर बाअफराद और कसीर तादाद में नज़र आते रहे। साथ ही साथ ऊँटों, गायों और भेड़ों के रेवड़ बहुत बड़ी तादाद में चरते हुए देखे। दोपहर के खाने के लिए दोनों गाड़ियाँ यानी ट्रैक्टर, ट्राली और बोज़र रुकी तो जान में जान आई। टांगों और सारे जिस्म में खून मुंजमद हो चुका था और वो बेहिस हरकत महसूस होता था। ट्राली से नीचे उतरकर हाथ पांव चलाए ताकि दौरान खून कुछ रवां हो जाए। स्काउट बच्चे रोही जैसा नया माहौल और खिता देखकर बहुत पुरजोश और खुश थे और आपस में खूब गपशप लगा रहे थे। खाना खाने के बाद नवाजे वाली चेक पोस्ट पर पहुँचे, जो किला द्रावर से 80 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है। पिछले दिनों यहाँ भी अबू ज़हबी वालों ने अच्छे खासे महलात तामीर करवा लिए हैं। अब यहाँ से मशीनी सफ़र ख़त्म हो चुका था और हम सबको अपनी हिम्मतों और हौसलों का इम्तिहान देना था।